हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है घातांक और करनी, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो चलिए इसका देखते हैं बेसिक होता क्या है कि किसे आप घातांक कहते हैं, किसे आप करनी कहते हैं। तो आपने कई बार ये शब्द सुना होगा घातांक, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले कि 5 का घात यदि 2 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या है, 5 जो है उसको आप क्या बोलते हैं, आधार संख्या या बेस नंबर। और ये जो 2 लिखा हुआ है इसे ही आप क्या बोलते हैं, घात या घातांक। इसे ही आप पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आधार संख्या 5 है और उसका घात 2 है, घातांक हो गया। करनी क्या होता है, करनी दरअसल में आप इस जैसे एक चिन्ह को, जिसको आपने कई जगह देखा है, ये करनी का चिन्ह है। जैसे ही लिखा हुआ है √5 तो इसे आप क्या कहेंगे, घात 2 की करनी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका घात 2 है। घात हो गया 2 और 5 मतलब क्या हो गया, इसे आप कहेंगे करणीगत संख्या, या आप सिंपली इसे कह सकते हैं आधार संख्या। तो जो करनी होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि घात 3 का करनी, घात 4 का करनी, घात 5 का करनी। इसे आप बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ जो करनी के ऊपर ये जो संख्या लिखी होगी ये उतने ही घात का करनी कहलाएगा। या फिर इसको आप बोल सकते हो तृतीय मूल करनी, इसे आप बोल सकते हो चतुर्थ मूल करनी, इसे पंचम मूल करनी, षष्टम मूल करनी, ऐसे आप आगे तक कह सकते हैं। और इंग्लिश में अगर इसे कहें तो क्या कहेंगे आप, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक आपको इसका क्लियर है। अब इसके घातांक के और करनी के कुछ बहुत सारे रूल होते हैं, रूल नहीं होते, प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं, आगे के प्रश्न बनाने में आपको कठिनाई होती है। और यकीन मानिए यदि आप इन सब बेसिक चीज़ों को समझ जाते हैं तो आगे के प्रश्न आपसे बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। जिसको आपने अभी तक हो सकता है फॉर्मूला के रूप में, ट्रिक के रूप में रट के रखा होगा, वो आपको सब आसानी से बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आधार घातांक का कितना नियम होता है, या घातांक के कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए, घातांक के उपयोगी नियम या सूत्र जानने से पहले आप एक चीज़ ये जान लीजिए, यदि आपको लिखा हुआ है √x, है ना, इसका मतलब क्या है, ये 2 घात की करनी है। ये यदि आपको दिया हुआ है a के बराबर है, इसका मतलब है x का पावर जो है 1/2 होगा, ठीक है। यदि 2 रूट का करनी इसमें लगा है, 2 घात की करनी इसमें लगी है, तो x का घात आप 1/2 लिख सकते हो। इसे जनरलाइज वे में मैं कहूँ तो यदि x का पावर लिखा हुआ है, आपको x का n घात का x है, तो इसको आप लिख सकते हो x का घात 1/n, ठीक है। यदि nवां करनी इस पे लगा हुआ है, nth रूट इस पे लगा हुआ है, तो इसको आप अगर घात के फॉर्म में लिखना चाहो, घात के रूप में लिखना चाहो, तो आप लिख सकते हो x का घात 1/n, ठीक है। इसीलिए आपको यदि कहीं पे लिखा हुआ है कि 25 का घात क्या, 25 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 का घात 1/2। और 25 को आप क्या लिखते हो, 5 का पावर 2, 5 की घात 2, और इसके पूरे की घात क्या दी हुई है, 1/2। अब ये जो नियम है 1/2 से गुणे होने वाला है, ये आप यहाँ देखोगे तो ये क्या होगा, 2 और 1/2 जब गुणा होता है तो ये हो जाता है 1। इसीलिए इसका आंसर आपका आता है 5। √25 का आंसर आपका 5 क्यों आता है, क्योंकि यही होता है नियम। तो चलिए इसके नियम को हम थोड़े विस्तार से देखते हैं, घातांक के उपयोगी सूत्र या नियम। तो पहला नियम है गुणनफल सूत्र। गुणनफल सूत्र आपको क्या कहता है, जैसे कि आपको दिया हुआ है x का घात a गुणा x का घात b गुणा x का घात c गुणा x का घात d। ये चाहे कितने टर्म्स भी आपको दिए हों, यदि आधार संख्या सेम है, एक समान है, और उसका घात जो है वो विभिन्न है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो x का घात a + b + c + d। सभी घातों को जोड़ करके आप इस एक समान जो आपको आधार संख्या दिया है उसके घात के रूप में लिख सकते हो। यही है आपका गुणनफल का सूत्र, ठीक है। दूसरा सूत्र आपका होता है घातांकी भाग। घातांकी भाग मतलब यदि आपको दिया हुआ है x का घात a बटे में x का घात b, तो आप इसे लिख सकते हो x का घात a -
b। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यदि आपको दिया हुआ है 5 का पावर 5 बटे 5 का पावर 3, आप इसे लिख सकते हो 5 का पावर 5 माइनस 3 मतलब 5 का पावर 2। ठीक है, यह है आपका घातांकी भाग का नियम। तीसरा नियम है घात की घात। यदि उदाहरण के तौर पे x का घात आपको दिया हुआ है a, उस पूरे का घात आपको दिया हुआ है b, इस पूरे का घात आपको दिया हुआ है c, और चाहे ये कितने बार भी दिया रहे, आप इसे क्या कर सकते हो, घात का घात और उसका घात का घात, इसे आप सबको एक साथ गुणा करके लिख सकते हो। मतलब x का घात a गुणा b गुणा c। ये है आपका घात की घात का नियम। ठीक है, अगला है आपका गुणनफल की घात। गुणनफल की घात जैसे कि आपको दिया हुआ है a का घात a गुणा b गुणा c गुणा d, इसका आपको घात दिया हुआ है x। आप इसे क्या लिख सकते हो, a का घात x गुणा b का घात x गुणा c का घात x और गुणा d का घात x, ऐसे आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो गुणनफल सूत्र है उसमें आधार संख्या एक समान है, जबकि यहाँ आधार संख्या अलग अलग है लेकिन घात एक समान था। अब जब आप इसको अलग अलग कर रहे हो तो सभी आधार संख्याओं को उसके घात के साथ अलग अलग लिख रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ भी ये गुणे में था, यहाँ भी ये गुणे में ही रहेगा। अगला आपका है व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम क्या कहता है, जैसे कि आपको दिया हुआ है a का घात m बराबर, अगर a का घात m लिखा हुआ है तो इसको आप व्युत्क्रम करके क्या लिख सकते हो, 1 बटा a का घात माइनस m लिख सकते हो। ठीक है, a का घात m यदि दिया हुआ है तो उसको आप 1 बटे में करके a का घात माइनस m लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, यदि आपको दिया हुआ है 5 का घात 2 5 स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा 5 का घात माइनस 2। ठीक है, ऐसे आप इसे लिख सकते हो। तो यदि आपको कहीं पे दिया हुआ है a बटा b का घात m, है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, b बटे a का घात माइनस m। ठीक है, ये क्लियर है, ये आप यहीं से ही ला रहे हो, व्युत्क्रम के नियम से ही। अगला है आपका घातांक का शून्य होना। जैसे आपको दिया हुआ है x का घात 0, तो किसी भी संख्या का घात यदि 0 दिया हुआ है तो उस संख्या का मान सदैव 1 के बराबर होगा। आपको कुछ भी दिया हुआ है 5 1 7 2 3 का घात 0, अगर किसी भी संख्या का घात 0 है इसका मतलब उस संख्या का मान क्या होगा, 1 ही होगा। अगला है व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम आपको क्या कहता है कि यदि आपको दिया हुआ है a का घात n बराबर b, उदाहरण के तौर पे a का घात n बराबर b आपको दिया हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो a बराबर b का घात 1 बटे n। ठीक है, a का घात यदि n आपको दिया हुआ है b के बराबर है तो आप a बराबर लिख सकते हो b का घात 1 बटा n। ठीक है, यदि आपको ऐसा दिया है a का घात, ये पहला आप इसको मान सकते हो, इसको आप दूसरा मान सकते हो। ठीक है, यदि आपको दिया हुआ है a का घात 1 बटा n बराबर b है तो b बराबर a बराबर क्या हो जाएगा, b का घात n। ठीक है, ये है आपका व्युत्क्रम घात का नियम और ये है व्युत्क्रम का नियम। ठीक है, ये सब आप क्वेश्चंस में जब अप्लाई करोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। अभी आप केवल ध्यान दीजिए कि ये सारे नियम होते हैं घातांक के नियम के रूप में। अब अगला हम देखते हैं कि कुछ करनी के भी नियम होते हैं, करनी के प्रकार होते हैं, तो उसको देखते हैं आगे। करनी के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के करनी होते हैं, एक होता है सजातीय करनी और एक होता है विजातीय करनी, या आप इसे बोल सकते हैं समान करनी और असमान करनी। तो ये समान करनी असमान करनी सजातीय विजातीय है क्या, आपको पता है कि करनी क्या है, इस चिन्ह को आप कहते हैं, इसके अंदर जो संख्या लिखी होती है उसे आप क्या कहते हैं, कर्णीगत संख्या, और इस करनी के यहाँ जो अंक लिखा होता है उसे आप कहते हैं क्या, करनी का घात। यदि कुछ नहीं लिखा है तो करनी का घात क्या होगा, 2 होगा। तो सजातीय करनी उन करनियों को बोलेंगे जिनका कर्णीगत संख्या और करनी का घात हमेशा एक समान है। जैसे कि √5 2 √5, ये ध्यान दीजिएगा, इसको 3 कर देता हूँ,
ठीक है। 3√5, 9√5, ये सब क्या है, सजातीय करणीय। क्यों? क्योंकि करणीगत संख्या क्या है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और कर्ण की घात यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 है। तो ये क्या है, सजातीय करणीय हुई। लेकिन विजातीय करणीय मतलब यदि किन्हीं दो करणियों की या तो करणीगत संख्या अलग हो, या तो घात अलग हो, या तो दोनों अलग हो, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि वो विजातीय करणीय या असमान करणीय। जैसे कि √2, √5, √2, 5√3 ऐसा लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ क्या करणीगत संख्या 2, यहाँ करणीगत संख्या 5, ये इससे भिन्न है। यहाँ जरूर करणीगत संख्या 2 है, लेकिन इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, तो ये भी विजातीय हो गया। यहाँ क्या है, घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, लेकिन करणीगत संख्या 2 है, यहाँ करणीगत संख्या 3 है। अब रहा सवाल, ये जो 5 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, और यहाँ जो 9 लिखा हुआ है, इनको आप कहते हैं गुणांक। ठीक है, ये गुणांक है। ये गुणांक जो है कर्ण के प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं डालता। ठीक है, ये गुणांक हो ना हो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ गुणांक 3 है, यहाँ गुणांक 9 है, लेकिन उसके कारण इसके सजातीयता में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिला है। तो आपको केवल ध्यान रखना है करणीगत संख्या और कर्णी के घात पर। अब एक चीज यदि आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, पहला है जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव तभी संभव है दो कर्णियों या दो से अधिक कर्णियों के बीच, जब कर्णियाँ सजातीय कर्णियाँ हों या समान कर्णियाँ हों, तभी जोड़ और घटाव संभव है। जैसे आपको दिया हुआ है 5√3 - 2√3, तो यहाँ पहले देखेंगे कि ये क्या सजातीय कर्णियाँ हैं। आप देखेंगे इसका घात 2, इसका भी घात 2, इसकी करणीगत संख्या 3, इसकी भी करणीगत संख्या 3, इसका मतलब ये सजातीय कर्णियाँ हैं। तभी तो आप इसमें जोड़ और घटाव कर पाएंगे। 5√3 में से 2√3 गया तो बच गया 3√3। लेकिन यदि आपको प्रश्न में दिया गया है √3 - √3, तो इसको आप घटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, और ये दोनों क्या हो गए, विजातीय कर्णियाँ हो गई, इसलिए इनका जोड़ और घटाव संभव नहीं है। बाकी ये जो है आपका गुणांक, ये नॉर्मल ऑपरेशंस के जैसे ही काम करेगा। आप नॉर्मल जैसे जोड़ घटाव करते हैं, मान लीजिए यहाँ ये 5√3 बाद में होता, 5√3, 2√3 - 5√3, तो इसका आंसर क्या था, 2 में से 5 गया, बच गया -3√3 इसका आंसर होता। ठीक है, तो ये पहला है कि जोड़ और घटाव केवल सजातीय कर्णियों में ही संभव होता है। और दूसरा नियम होता है गुणा और भाग का नियम। गुणा और भाग का नियम कौन सा है इनमें, यदि दो कर्णियों या दो से अधिक कर्णियों का घात समान है, केवल और केवल तभी ही गुणा और भाग संभव है। जैसे कि आपको दिया हुआ है √9 गुणा √2। आप देख रहे हैं यहाँ इसकी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है, तो बिल्कुल यहाँ गुणा संभव है। आप क्या करेंगे, सिंपली कर्णीगत संख्या को कर्णीगत संख्या से गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √18 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस 18 को और तोड़ सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए √18 इसका उत्तर है। आपको दिया हुआ है 3√5 गुणा 2√3, ये दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ इसका घात क्या है, इसका घात 2, इसका घात भी 2, तो गुणांक का गुणांक से गुणा होगा। 3 दूनी 6, कर्णी का चिन्ह, और 5 दिया 15, इसका मतलब 6√15 इसका उत्तर होगा। सेम इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, भाग में भी अप्लाई करेंगे। आपको अगर दिया हुआ है 3√15 बटा 1√5, 1 नहीं लिखिए, तो यहाँ क्या आप देखेंगे, इसका घात क्या है 2, इसका भी घात 2, तो आप क्या करेंगे, गुणांक को गुणांक से भाग देंगे। 3 भागे 1 क्या हो गया, 3, और 15 में से 5 जब आपने भाग किया तो हो गया 3, तो 3√3 इसका आंसर होगा। जब तक घात समान ना हो तब तक गुणा और भाग करना संभव नहीं होगा। तो ये दो नियम के माध्यम से ही आप कर्णियों का सारे ऑपरेशंस देख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा जो आपने देखा था
क्या, घातांक के कुछ नियम, उस पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। उसके बाद करणियों पे आधारित प्रश्न होगा। करणियों पे आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। घातांक के साधारण नियमों पर आधारित प्रश्न आपने देख चुके हैं। घातांक के 7 नियम जो मैंने आपको लिखवाया था और बताया भी था। तो आपका पहला प्रश्न कहता है 2a स्क्वायर इंटू बी क्यूब माइनस सी का पावर 4 गुणा 3a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी का पावर 3। शायद मैंने यहाँ माइनस बोल दिया, सब गुणा में है। तो आपको पता है यदि दो आधार संख्याएं सेम हो, आधार संख्याएं दो एक समान हो और उनका घात आपको दिया हो और सब गुणा में हो, तो उनकी घातें जो है जुड़ जाती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का गुणा करेंगे। ये क्या हो जाएगा 6। a यहाँ है a स्क्वायर में, यहाँ a का पावर 1। तो ये आपने जो नियम पढ़ा था x का पावर a गुणा x का पावर b क्या हो जाता है, x का पावर a प्लस b। गुणनफल का नियम जो पढ़ा था, गुणनफल सूत्र, तो वही यहाँ अप्लाई होगा। a का घात 2 है, यहाँ a का घात 1 है और दोनों गुणा में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का घात 2 प्लस 1 3। सेम उसी तरीके से b का घात 3, b का घात 2, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, b का घात 5 और c का घात 4 और c का घात 3 क्या हो जाएगा, c का घात 7। तो ये है आपका पहले का आंसर। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है 12a स्क्वायर गुणा 4 b का पावर 4 गुणा c का पावर 3 भाग 2 इंटू a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो आपको पता है यदि आप x का पावर m बटा x का पावर n करते हैं तो ये क्या हो जाता है, x का पावर m माइनस n हो जाता है। ये आपने देखा था, भाग का सूत्र या भाग का नियम, वही यहाँ अप्लाई होगा। 12 भाग 2 करेंगे तो क्या आएगा उत्तर 6। a स्क्वायर भागे a करोगे, आप सेम आधार संख्या वालों को लोगे। a स्क्वायर भागे b स्क्वायर नहीं कर सकते, उसका अगर आप करते भी हो a स्क्वायर भागे b स्क्वायर तो क्या होगा, ये वही आंसर रहेगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ आपका क्या है, a स्क्वायर भागे a, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर भागे a, ये हो गया a 2 माइनस 1। यहाँ इसका भाग मतलब 1 है, घात इसका 1 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो उसको आप डायरेक्ट लिखेंगे a का घात 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। b का घात 4 भाग b का भाग 2, तो 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, b का घात 2। और यहाँ c का घात 3 भाग c का घात 2, तो 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1। तो ये आपका उत्तर है 6ab स्क्वायर c। अगला प्रश्न है आपका 5 का घात 1/4 गुणा 125 का घात 0.25। तो यहाँ आपको कुछ देखना है कि 125 आपको देखा सा लग रहा है, इसका 5 से कैसा संबंध है। 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, मतलब 5 का घात यदि आप 3 करते हैं तो होता है आपका क्या, 5 का घात 3 125 होता है। तो 125 की जगह आप 5 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको घात का जो आधार संख्या है, आधार संख्या एक जैसे लाने के बाद सारी प्रॉपर्टीज उसमें लग सकती हैं। तो देखो, और दूसरा चीज़ ये जो 1/4 लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.25 लिख सकते हो ना, 0.25। तो इसको लिख दो 5 का घात 0.25, 125 को आप लिख दो 5 का घात 3 और उसका घात 0.25 दिया ही हुआ है आपको प्रश्न में। अब 3 गुणा 0.25 करने से आपको क्या मिलेगा, 5 का घात 0.25 ये लिखे और इसके स्थान पे 3 और 0.25 गुणा करोगे तो क्या होगा, 5 का घात 0.75। 25 इंटू 3 क्या होता है 0.75। अब देखो आप, ये किसी फॉर्मूले जैसे में आ गया, सूत्र जैसे में, कि x का घात a गुणा x का घात b यदि दिया हुआ है तो क्या हो जाता है, x का घात a प्लस b हो जाता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है 5 का घात 0.25 और 5 का घात 0.75, तो 25 और 75 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 5 का घात 1। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स वाई का घात a माइनस बी गुणा एक्स वाई का घात b माइनस सी गुणा एक्स वाई का घात c माइनस a। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, तो आधार संख्या एक समान है और उसके पावर चाहे कुछ भी हो, आप पावर को क्या करते हो, सीधा जोड़ देते हो। तो आप क्या लिखोगे, एक्स वाई का घात ये पावर a माइनस बी प्लस ये पावर प्लस b माइनस सी प्लस ये पावर प्लस c माइनस a। अब आप देखोगे कि प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 0। और आपको पता है किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा,
1 होगा। तो इसका आंसर हो गया 1। आप देख रहे हैं जितने भी आपने नियम पढ़े सब पे आधारित कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है x का पावर a बटा x का पावर b का घात a प्लस b। वैसे ही x का पावर b बटा x का पावर c, ये आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, कोशिश कीजिए वीडियो यहीं पॉज कीजिए और इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है यदि x का पावर m बटा x का पावर n है बटे में, तो क्या हो जाता है, x का पावर m माइनस n हो जाता है। बस इसी नियम को आपको यहाँ अप्लाई करना है। x का पावर a बटा x का पावर b, इसको आप क्या लिख सकते हो, x का पावर a माइनस b लिख सकते हो, और इसका पूरे का पावर दिया है a प्लस बी। उसी तरह इससे आप क्या लिख सकते हो, x का पावर b माइनस सी और पूरे का पावर b प्लस सी। इसे आप क्या लिख सकते हो, x का पावर c माइनस ए और पूरे का घात c प्लस ए। अब आप देख रहे हो घात का घात, तो घात का घात का नियम क्या कहता है, यदि x का पावर m है और उसका पावर n हो तो आप क्या लिख सकते हो, x का पावर m गुणा n लिख सकते हो। तो बस वही यहाँ करना है, x का पावर a माइनस बी गुणा a प्लस बी। और आपको पता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है, x का घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा x का घात b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा c माइनस ए गुणा c प्लस ए, x का घात c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी वापस पुराने फॉर्म में आ गया। आधार संख्या एक समान है और इनके पावरों को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आधार संख्याएं गुणे में है। तो क्या होगा, x का घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब पुनः पुराने जैसा हो गया, इस जैसा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब x का घात 0, और किसी भी संख्या का घात हमेशा अगर 0 है तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये थे आपके कुछ साधारण नियम पर आधारित प्रश्न। अब दूसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं। जब पूरी राशि कर्णीगत हो तो मान ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे कि √12 प्लस √12 प्लस √12, ये पूरे राशि में आपको देख रहे हैं एक बड़ा अंडर रूट है, उसके अंदर भी अंडर रूट, फिर अंडर रूट, और ये कहाँ तक गया हुआ है, अनंत तक गया हुआ है, और आपको इसका मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपके पास तो डायरेक्ट एक शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट जानने से पहले, जिसको आप ट्रिक बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रश्न एक्चुअल में बनेगा कैसे। इसका आंसर आपको आएगा 4 और -3, ठीक है। लेकिन कैसे आएगा ये भी मैं बताता हूँ, और ये कहाँ से आया वो भी मैं बताऊँगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये दिया हुआ है कि ये अनंत तक गया हुआ है, तो आप मान लीजिए, माना कि √12 प्लस √12 प्लस √12 अनंत तक का मान है x के बराबर, ठीक है। अब देखिए यदि ये x के बराबर है तो आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। कैसे, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है √x का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाता है, x बच जाता है। आप बोलते हैं कि ये और ये कट गया। वास्तव में होता ही है कि इसका मतलब है x का घात 1/2 और इसका पूरे का घात 2, तो 1/2 गुणा 2 करने से ये 1 रह जाता है, इसीलिए इसका आंसर x आता है। तो यहाँ भी वही होगा, √, पूरे का स्क्वायर किए तो यहाँ क्या बच गया, 12 प्लस ये वाला जो √, का साइन था वो चला गया, 12 प्लस ये बच गया सिर्फ √12 प्लस √12 प्लस √12, और ये कहाँ तक, अनंत तक है, = x स्क्वायर है। अब आप देख रहे हैं कि इसको तो आपने पहले ही x माना हुआ है, क्यों, क्योंकि ये अनंत तक गया हुआ था, और अनंत में से आपने केवल एक 12 वाले टर्म को बाहर किया है स्क्वायर करके, तो ये तो इसका मान अभी भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस इसके जगह आप लिख देंगे x बराबर x स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को आप उधर लेके जा रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, आपका एक समीकरण बन गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप x के मान के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0।
यदि आपको ये समझ नहीं आता है कि इसको कैसे तोड़ते हैं या किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये आपको आना ही चाहिए इस स्तर तक, ठीक है। तो आप x को क्या है 2 भागों में तोड़ रहे हैं, -4x और 3x। अब इसके बाद क्या करेंगे, x को बाहर निकालेंगे, x - 4 + 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से आपको x का क्या मान मिलेगा, या तो x है 4 के बराबर, इसको वैसे आप ऐसे लिखते हैं, x - 4 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। यहाँ से मिल गया आपको x बराबर 4 या x बराबर -3। तो ये हो गया आपका ऐसे प्रश्नों का हल। अब आपने देखा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 4 और -3 आने वाला है, तो ये मैं रट के आपको नहीं बताया कि याद कर लिया और चलो बता देते हैं। ये हुआ वास्तव में ऐसा है, जब भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले जिसमें करनी के अंदर पूरी आपको एक एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, और ये अनंत तक गया हो। अब यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्लस होगा तो एक अलग चीज़ आएगा, माइनस होगा तो कुछ उसमें अंतर होगा। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसा दिया है और ये जो संख्या दी हुई है ये हर बार एक ही लिखा हुआ है, यहाँ 12 12 12 आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, 12 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है, जो कि आप पहले मैं आपको बताया हूँ सह अभाज्य जोड़े हों। 12 को तो आप तोड़ सकते हो, 6 गुणा 2 भी 12 होगा, 12 गुना 1 भी 12 होगा और 4 गुना 3 भी 12 होगा। तो आपको लेना है कौन से, केवल सह अभाज्य जोड़े। और आपको पता है सह अभाज्य जोड़े ऐसे जोड़ों को कहते हैं जिसमें कोई भी अभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो एक के अलावा, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा, तभी आप उसको सहअभाज्य जोड़े बोलते हो। तो आपको सहअभाज्य जोड़े लेने हैं, तो आपको दिख गया 12 का सहअभाज्य जोड़े 4 और 3 आया। अब यदि यहाँ इनके मध्य में प्लस का चिन्ह है तो जो बड़ा वाला है वो प्लस के साथ होगा, जो छोटा वाला है वो माइनस के साथ होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि 12 के साथ प्लस का चिन्ह था, तो आंसर क्या आया, प्लस के साथ आपने 4 लिया, माइनस के साथ 3 लिया। ये आपने सॉल्व करके भी देखा। यदि यहाँ इसी प्रश्न में इन सब प्लस के स्थान पे माइनस होता, 12 माइनस √12 माइनस √12, तो आप क्या करते, अभी भी सहअभाज्य जोड़े 4 और 3 होते, लेकिन आंसर होता -4 और 3। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होता, ठीक है। तो चलिए आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जिसका आंसर आप खुद से ही निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको प्रश्न दिया हुआ है √30 प्लस √30 प्लस √30 कहाँ तक, अनंत तक, इसका मान बताना है। तो आप इसे वैसे ही कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 30 प्लस x बराबर x² दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 30 बराबर 0। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x का मान 6 और x का मान -5। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आप केवल देखेंगे यदि ये अनंत तक वाला आपको दिया हुआ है, सभी संख्याएं एक समान है, तो आप क्या करेंगे, 30 के ऐसे 2 मल्टीपल्स खोजेंगे जिनका गुणा 30 हो और वो सहअभाज्य जोड़े हो, को प्राइम नंबर्स ही हो। तो वो क्या होगा, 6 गुणा 5 होता है आपका 30, और क्या होता है 10 गुणा 3 भी 30 होता है, 30 गुणा 1 भी 30 होता है। लेकिन आपको ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, सहअभाज्य जोड़े केवल ये हैं। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, 6 को प्लस के साथ लेंगे और 5 को माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो कैसे है, इसके बाद आपको ऐसे ही प्रश्न देखने मिल सकते हैं, √30 गुणा √30 गुणा √30, ये भी अनंत तक गया हो, ऐसे प्रश्न देखने मिलेंगे। या फिर आपको मिलेंगे √7 इंटू √7 इंटू √7 बराबर x, तो x का मान निकालिए। तो ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे ये हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।